नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त सवाहने उम्री और फिर एक दिन। आज इस सवाहने उम्री का 8वां बाब यानी 8th चैप्टर, उन्वान है घर लौटते परदेसी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। दिलीप कुमार की सालाना फिल्म अब कुछ कुछ बरस बाद आने लगी। हर दिल अजीज जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हुआ। जवान जोशीले जॉन कैनेडी गोली खाकर मरे। बदमिजाज खूसट सनी लिसन को हरा के कैशियस क्ले दुनिया के सरताज बने और सेंट एंसेलम में मेरा भाव बढ़ता गया। वो एक्टर का हवाला दिया जाने लगा मुझे और लोग अब खुद मुझसे दोस्ती करने लगे। मैंने स्कूल की टीम में कुछ असली क्रिकेट मैच भी खेले, पर कोई कमाल नहीं दिखा पाया। सेंट मेरी की एक चिकनी सुनहरी टांगों वाली खिलाड़न मुझे देखकर अक्सर मुस्कुराया करती। उससे दोस्ती हुई, फिर खतों की लेन देन। हालांकि मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, पर बात आग की तरह स्कूल में फैलती गई कि शाह की तो गर्लफ्रेंड है यार। मैंने बहसो मुबाहिसे में हिस्सा लेना शुरू किया और अंग्रेजी में निरी बकवास करके कई इनाम जीते। शेक्सपियर के जुमलों से भरी अपनी दलीलों का बाकायदा रियाज करता। जो भी गुर कैंडल साहब की बदौलत सीखे थे उन्हें खूब उछालता। मुखालफिन की दलीलों का इनकार करने के लिए नहीं, चुभते हुए जुमलों से यह ऐसी खुशफहमी थी। मुखालफत में बैठे मान्यवर का मखौल उड़ाने के लिए। जाहिरी तौर पर उन बातों से जजों को भी हंसी सी आती और उसे अच्छा भाषण समझा जाता, जो वो था ही नहीं। ड्रामाई कला थी जो स्कूल और फिर कॉलेज में ढोंग रचाने में मेरे बहुत काम आई। पर कुछ साल बाद AMU की नुमाइंदगी करते हुए आखिरकार बड़ौदा में एक कौमी मुकाबले में पकड़ा गया। नाजरीन को अपने जुमलों से गुदगुदाने के बावजूद खाली हाथ लौटा। भले ही सेंट एंसेलम में बहसों मुबाहिसे के बजाय मैं खुराफात ही करता था। अगर सिम में रहता तो न अपनी अदाकारी की सलाहियत का अंदाजा होता मुझे और न किसी और बात का। हुस्न इत्तेफाक देखिए कि ईरान से आए सूफी औलिया की दुआओं से बसे राजस्थान के शहर में 11वीं सदी में ब्रिटेन के राजा की मुखालफत करने वाले एक क्रिश्चियन भिक्षु की याद में बने उस स्कूल में मुझे राह रास्त दिखाई एक भारतीय जेसुइट पादरी ने। साल खत्म होने से पहले रे सिट्रिक ने बिशप्स कैंडलस्टिक्स माफ कीजिएगा, साल खत्म होने से पहले रे सिट्रिक ने द बिशप्स कैंडलस्टिक्स में मुझे भगोड़े मुजरिम की भूमिका दी और क्रिसमस के मौके पर किए गए एक मंजर में पोंटस पायलट बनाया। जूलियस सीजर करने के लिए उन्हें बराबर उकसाने पर भी मैं नाकाम रहा। अब अपने वालिदैन के साथ भी मेरा रिश्ता कुछ कुछ सुधर रहा था। अम्मी तो बहरहाल हमेशा सहारा ही थी। उनका बर्ताव खालिस बेलौस उन्स का होता। मेरे दिमाग में तांग झांक करने की कोशिश नहीं करती, इलावा कभी कभी ये पूछ लेने के कि उसके अंदर चल क्या रहा है। कभी उन्होंने मेरी तनकीद नहीं की, कभी ना रोका न टोका, न डांटा न फटकारा।
शायद मन ही मन कहीं वो मुझे समझ सकती थी। बाबा सोचते थे मैं कुछ तो पढ़ाई करने लगा हूं, जबकि हुआ बस ये था कि मैं वो कर रहा था जो मेरे लिए मानी खैज था। ट्यूटर आते रहे जाते रहे और अपनी कोशिशों के लिए दाद पाते रहे। हालांकि उनके बारे में मुझे बस इतना याद है कि एक से घोड़े जैसी बिसांद आती थी, एक के भारी भरकम पुट्ठे थे और एक ने बाह पर अपना नाम गुदवा रखा था। रेडियो के दिन थे। बाबा के 1955 में खरीदे फिलिप्स रेडियो ने आखिरी दम तक उनका साथ दिया। उस पर सिर्फ बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका की खबरें सुनते। संगीत से उन्हें कुछ चिढ़ सी थी, न मालूम क्यों, और रेडियो सेलोन या विविध भारती लगाने की इजाज़त सिर्फ बाबर मामू को मिलती, जिनको बाबा ने गोद ही ले रखा था, और शायद वो लाड देते थे जो मुझे नहीं दे पाए। क्रिकेट कमेंट्री सुनने की इजाज़त थी, पर दिन भर नहीं। हर सुबह ठीक 8:30 बजे जब बाबा साइकिल पर अपनी हैट, गर्मियों में 16 टोपी और जाड़ों में भूरी ट्रिल बी पहने दफ्तर चले जाते, तो मैं तैयार होकर स्कूल जाने के वक्त रेडियो सिलोन से रोज आप ही के गीत सुनता। शायद संगीत से अम्मी का भी दिल बहलता, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, न कभी चुगली की। सिर्फ एक बार लगा कि मैं उनका सब्र आजमा रहा हूं, जब उन्होंने मुझे आईने के सामने ऊंची आवाज में द रेफरी के संवाद बोलते हुए देखा। अपने आप से बातें करते पाकर डर गई कि मैं बेवकूफ होने के अलावा शायद पागल भी हूं। पेशावर कलाकार बनने का मेरा इरादा पुख्ता होता गया। जैसा भी चेहरा था मेरा, अगर मैं ये काम बखूबी सीख लूं तो यही क्यों नहीं कर सकता जिंदगी भर। फौज में या डॉक्टरी की पढ़ाई में दाखिला मिलना भी लॉटरी लगने के बराबर था। मेरे साथी तय करके उन्हें जिंदगी में क्या करना है उसकी तैयारी में लगे थे, तो मैं भी तैयारी क्यों नहीं कर सकता उसकी जो मुझे करना था। परेशानी बस एक थी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और कोई था भी नहीं जिससे पूछ सकूं। मेरे दोनों हमराज भाइयों को इस ख्याल पर हंसी आती थी, लेकिन जहीर ने मुझे नामुमकिन सपने देखने के लिए उकसाया। मेरी हिम्मत अफजाई ही नहीं की, बल्कि यह भी दिखाया कि शायलॉक की भूमिका कैसे की जाए। फिर भी दोनों मेरे मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद थे। उस वक्त तक दोनों अपनी अपनी जिंदगी की राहों पर निकल पड़े थे। खानदान के नूरे नजर होने वाले थे। जहीर, जो सीनियर कैम्ब्रिज क्लास के अव्वल दर्जे वालों में थे, आईआईटी में दाखिला पा चुके थे। जमीर, जो काफी छैला थे, स्कूल के हीरो, खेलों के चैंपियन और हरफन मौला बांके, एनडीए में जाकर बिल्कुल सीधे हो गए। रहा मैं, तो फिलहाल मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैंने अपने सपनों को आगे के लिए टाल दिया और सच्ची कोशिश की कि मेरी वजह से बाबा का जानलेवा अल्सर बढ़े ना। क्रिकेट और फिल्मों के अलावा जिंदगी में अगर मुझे कोई चीज दिलचस्प लगती और जिसे मैं बड़े गौर से देखता, वो था लोगों का आपसी बर्ताव। फितरत ने अगर मुझे कोई हुनर दिया है तो सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ बारीकी से सुनने का। जो आवाजें 50 साल पहले सुनी है, आज भी मुझे उनके ताने बाने याद हैं। अपने वजूद से मुतमईन रहने की तरफ जो कदम मैं बढ़ा रहा था, उससे बेखबर बाबा लगभग हर हफ्ते मेरे लिए एक नया पेशा सोचते।
अब तक तो ये मान लिया गया था कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ने के लिए दिमाग मेरे पास नहीं, ना इतना हट्टा कट्टा था कि फौज में जाऊं, और ना इतनी जानकारी थी कि सिविल सर्विस में काम मिले। एक नौजवान को अपने मुस्तकबिल का मंसूबा बनाने के जो भी इम्कान मौजूद थे उस वक्त, सब एक एक करके जाते रहे। मायूस होकर बाबा विदेश सेवा या वकालत की बात करते। बहस करना तो तुम्हें आता ही है, तो फिर पुलिस की। शाह मामू हाल ही में सीआरपी में इंस्पेक्टर बने थे। फिर चाय बागान, कृषि कॉलेज, पॉलिटेक्निक इदारे। अगर कला के बारे में किसी तरह की तरबियत की बात नहीं सूझी उनको, तो कोई हैरत नहीं। ऐसी चीज का कोई वजूद था ही नहीं उस वक्त, इसीलिए उन्हें कोई इल्म भी न था, न मुझे। मैं अपनी राह पर बढ़ तो चला था, पर पेंच कसते जा रहे थे। 10वीं क्लास तक पहुंचने के साल अजमेर में बाबा की नौकरी का दौर खत्म हुआ और मैं खुशी खुशी सेंट एंसलम के हॉस्टल में रहने लगा। सरधने के पुराने मकान में बाबा के वालिद का जो हिस्सा था, उसे रिश्तेदारों से छुड़ाने के लिए बाबा अम्मी वहां के लिए रवाना हुए। घर के उस हिस्से को रिश्तेदार मुद्दत से अपनी मिल्कियत समझ बैठे थे। उन्हें ख्याल ही नहीं आया था कि हमें कभी उसकी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ यही एक जगह थी जहां बाबा और अम्मी अब रह सकते थे। अपनी सकत से बाहर अजनबी शहर या अजमेर में बसने के बजाय उन्होंने जाने पहचाने शैतान का दामन पकड़ा। बाबा का हिस्सा उनके दादा नवाब बहादुर शाह की बनवाई हुई हवेली के बीच में था। एक सहदरी थी जो अब खंडर बनी पड़ी थी और भैंसों की चारागाह के लिए इस्तेमाल हो रही थी। बूढ़े नवाब शायद कोई वसीयतनामा छोड़ नहीं गए थे और हवेली कई दावेदारों में बंट गई थी। बाद की पुश्तों ने उसके और भी कई छोटे हिस्से कर दिए। बाबा के वारिसों में एक थे, इसीलिए मान लिया गया कि उनका हिस्सा जो उनके चचाजाद भाई के कब्जे में था, हमारा है। मालिकाना हक पाने की मीटिंग भड़ों के छत्ते में हाथ डालने जैसी साबित हुई। दोनों तरफ भारी जज्बाती पत्ते खेले गए, भावनाओं की दुहाई दी गई। आखिरकार एक खास रकम पर बात टूटी। एक लकीर खींची जिस पर दीवार बनने लगी। पुश्तैनी शानो शौकत से, पर एक और हवेली और छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। सरधना में उस घर की मरम्मत और उसका रखरखाव मेरे वालिदैन पर भारी पड़ा, लेकिन वो ऐसे जोश से जुटे जो मैंने कभी उनमें नहीं देखा था। खानदान की चालबाजियां, लालची ठेकेदार, काहिल मजदूर, बदनीयत रिश्तेदार सबसे जूझते रहे। यहां तक के चोरों से भी, जिन्होंने घर में नकब लगाकर अम्मी के जेवरात के छोटे से डब्बे को पूरा साफ कर दिया। बूढ़े बुढ़िया सब कुछ झेल गए। बाबा अपनी बाकी जिंदगी वहीं रहे। उनके बाद अम्मी ने अपने घर में अकेले रहना चाहा, पर हम तीनों में से एक ना एक उन्हें अपने साथ ले ही आता। जब बाबा अम्मी ने सरधना में रहने का फैसला किया तो उन्हें बस जगह चाहिए थी जहां उनकी बूढ़ी हड्डियों को आराम मिले। लेकिन सरधना में कभी अमन, कभी उथल पुथल के दौर आते रहे। सबसे संगीन हादसा था बाबर और खालिद मामू के बीच जायदाद और क्या को लेकर जंग छिड़ जाना।
बाबर की तरफदारी करके बाबा अम्मी ने खालिद से दुश्मनी मोल ले ली। ये सब किस वजह से हुआ, इसका कुछ अंदाजा तो है मुझे, लेकिन ज्यादा कहना नहीं चाहता। खालिद मामू से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए खट्टे पड़ गए और अम्मी को गहरा सदमा पहुंचा कि उनके भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने। सरधना जाने के लिए सब कुछ बधा हुआ था। बाबा ने आदतन वो सारी चीजें बांट दी जिनकी जरूरत नहीं थी या जिनको साथ नहीं ले जा सकते थे। खाने की बड़ी मेज, पुरानी अफगान दरी, चीते की 2 खालें, गैर जरूरी चीजों से उनका मुकम्मल लगाव उनकी ऐसी सिफत थी जिसने हमेशा मुझे मुतासिर किया। भले ही हमारे रिश्ते कितने खराब रहे हों, बिना हिचक किसी को कुछ भी दे बैठते। हमारे पास जो वाहिद कार हुआ करती थी उन्होंने अम्मी के भाई को लगभग दे ही दी। अपने भाई को 2 बंदूकें कौड़ियों के भाव बेच दी। किताबें, कपड़े, पैसे, सबके बारे में बेहद फराख दिल थे। मुझे बहुत बुरा लगा जब एक पुरानी खूबसूरत जेब घड़ी जिस पर मेरी नजर थी उन्होंने किसी को दे दी। दरगाह कमेटी उन्हें कार देने की बात बार बार छेड़ती रही। वो लगातार इनकार करते रहे। काम पर हमेशा साइकिल पर ही गए। आखिर उन्होंने हामी भरी। दरगाह की तरफ से एक ऑटो साइकिल, मॉपेड लेने की, जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आखिर उन्होंने हामी भरी दरगाह की तरफ से एक ऑटो साइकिल, मोपेड लेने की, जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ कभी कभार हमें उस पर चक्कर लगाने की इजाजत मिला करती। वो 1 गैलन में करीब 100 मील चल सकती थी, लिहाजा उसमें पेट्रोल खत्म होता ही नहीं था। पर अगर हो जाता तो पैडल मारकर उसे घर लाया जा सकता था। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त का 8वां बाब, 8th चैप्टर। कल फिर मिलूंगा आपसे, 9वां बाब सुनाऊंगा, 9th चैप्टर। आपको फिर याद दिला दूं कि इस सोमवार आने वाले पीर को, दिस मंडे 20 जुलाई, नसीर साहब की सालगिरह है। आप में से अगर कोई उन्हें इस मौके पर कोई संदेश, कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका पैगाम, आपका संदेश, आपका मैसेज उन तक पहुंचा जरूर देंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।